हेलो एवरीवन, एकेडमिक क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 इसका पाठ 16 पतझड़ में टूटी पत्तियां, इसका सारांश पढ़ेंगे। इसमें जो है लेखक रविंद्र केलेकर, इन्होंने 2 लेख लिखे हैं। तो पहले रविंद्र केलेकर के बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ था। छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। कोंकणी और मराठी के शीर्षक लेखक थे ये, और पत्रकार भी थे। रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद भी किया है। तो इस पाठ में जो है पतझड़ में टूटी पत्तियां, इसमें लेखक रविंद्र केलेकर, इन्होंने 2 लेख लिखे हैं। पहला है गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। तो पहला जो होता है गिन्नी का सोना, इसमें गिन्नी का अर्थ होता है सिक्का, अर्थात सिक्के का सोना। तो इस लेख में लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें गांधी जी की तरह अपने आदर्शों को व्यवहार के साथ मिलाना नहीं चाहिए और आदर्श और व्यवहार को एक साथ लेकर चलना चाहिए। अब किस तरह से उन्होंने बताया है, चलिए पाठ के माध्यम से जानते हैं। तो गिन्नी का सोना को पढ़ते हैं। गिन्नी का सोना, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से भी मजबूत होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं। शुद्ध सोना जो है वो गिन्नी का सोना से अलग होता है, मतलब सिक्के के सोना से अलग होता है। सिक्के का सोना, गिन्नी के सोना में थोड़ा सा तांबा मिलाया होता है। तांबा एक धातु है, मिला दिया जाता है, इसलिए वो गिन्नी का सोना जो है ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत होता है। औरतें जो हैं अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं क्योंकि ये सोना मजबूत होता है। फिर भी होता तो वह है गिन्नी का ही सोना, फिर भी जो है ये गिन्नी का ही सोना होता है, मतलब इसमें तांबा मिला होता है और शुद्ध सोना अलग होता है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे ही होते हैं। चंद लोग उनमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला लेते हैं और चलाकर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनका बखान करते हैं। शुद्ध और आदर्श और शुद्ध सोना दोनों है एक जैसा होता है। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें व्यवहारिकता मिला लेते हैं और चलाकर दिखाते हैं, तब हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, उनका बखान करते हैं। आइडियलिस्ट होता है व्यवहारिक आदर्शवादी। पर बात न भूलें कि बखान आदर्शों का नहीं होता बल्कि व्यवहारिकता का होता है, और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझी आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे चलता है, मतलब जो व्यवहारिकता है वही आगे आ जाता है। चंद लोग कहते हैं गांधी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जो थे आदर्शवादी थे, व्यवहारिकता को पहचानते थे, उनकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। गांधी जो थे वो आइडियलिस्ट थे, आदर्शवादी थे, अपनी व्यवहारिकता को पहचानते थे, इसलिए लोग उनको पहचाने, उनकी कीमत को जाने और वे अपने आदर्श चला सके, वरना वो भी देश उनके पीछे कभी नहीं चलता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतारने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था। गांधी जी जो थे वो व्यवहारिकता को आदर्शों को जो है व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे, आदर्श के साथ लेकर चलते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ा देते थे, इसलिए जो है व्यवहारिकता हमेशा आगे रहता था। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, यानी सावधान रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। कौन सा कदम उठाएंगे, किस तरह काम करेंगे कि हमको फ़ायदा होगा नुकसान होगा, ये सोच के चलते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं, पर क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? वे अपने जीवन में सफल होते हैं, लोगों से आगे भी जाते हैं, खुद ऊपर चढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले, यही महत्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। खुद भी आगे आए और दूसरों को भी आगे आने दे, ये काम केवल आदर्शवादी लोग ही करते हैं। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है
तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। यदि हमारे पास समाज में कुछ मूल्यवान वस्तु है तो वह आदर्शवादी लोग जो थे, व्यवहारवादी लोग, वही उन्हीं की देन है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया ही है। तो इसमें जो है पहला जो था गिन्नी, ठीक है, गिन्नी का सोना। तो इसके जरिए जो थे, इस लेख के द्वारा लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें गांधी जी की तरह अपने आदर्शों को व्यवहार के साथ मिलाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें आदर्श और व्यवहार को एक साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि हमारे आदर्श पीछे नहीं छूटे और हम व्यवहारवादी होकर स्वार्थी न हो जाएं। तो इस तरह हमें लेखक ने समझाया है कि हमें आदर्श को लेकर चलना, हमें व्यवहारवादी नहीं होना चाहिए, आदर्श और व्यवहार को एक साथ लेकर चलना चाहिए। अब दूसरा प्रसंग है, दूसरा लेख जो लेखक लिखे हैं वो है झेन की देन। झेन जो होता है वो ध्यान लगाने की एक मुद्रा होती है, ठीक है। ये जापान में ये चलता है, ध्यान लगाने की मुद्रा होती है, जापानी लोग इसे करते हैं। और इसका अर्थ हुआ झेन की देन, मतलब ध्यान लगाने की देन, मतलब ध्यान लगाने से जो हमें फायदा होता है वो क्या है, इस लेख के माध्यम से जानते हैं। ध्यान लगाने से हमें क्या मिलता है, क्या बताना चाहते हैं लेखक, तो चलिए लेख के द्वारा जानते हैं। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं? मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। लेखक कह रहे हैं कि जापान में जब ये जापान गए थे तो वहाँ उन्होंने अपने एक दोस्त से पूछा कि यहाँ के लोगों को जो है, जापानियों को सबसे अधिक कौन सी बीमारी होती है? तो उन्होंने जवाब दिया, उनके मित्र ने, मानसिक बीमारी होती है। यहाँ के 80% लोग जो है मनोरुग्ण हैं, मतलब मनोरोगी हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। वो कहने लगे उनके मित्र कि हमारे जीवन का जो रफ्तार है वो बढ़ गया, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, मतलब हम बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं, ज़माने से बहुत आगे चल रहे हैं। कोई बोलता नहीं, बकता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे, 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वे कहते हैं उनके मित्र कि हम इतने हड़बड़ाने लगे हैं, इतने आगे जाने की सोच रहे हैं कि हम अमेरिका से मुकाबला करने लगे। जो काम 1 महीने में पूरा होने वाला है उसे हम 1 ही दिन में पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज़ी रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। बोलता है वैसे भी दिमाग तो बहुत तेज़ी दौड़ता है और उसमें स्पीड का इंजन लग जाए तो और अधिक तेज़ दौड़ने लगता है, 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि दिमाग का तनाव इतना बढ़ जाता है काम करते करते कि पूरा इंजन ही टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। यानी कि जापानी लोग जो हैं इतने ज़्यादा काम का प्रेशर, इतनी तरक्की करना चाहते हैं और इतने दिमाग का उपयोग करते हैं कि वो मानसिक रोग से पीड़ित हो गए हैं, वो लोग मनोरोगी हो गए हैं। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है, जापानी में उसे चा नोयू कहते हैं। यह जो है शाम को उनका जो मित्र था लेखक का, उनको एक टी सेरेमनी में ले गया। और टी सेरेमनी जो होता है, चाय पीने की एक विधि है, टी सेरेमनी में ले गया और वहाँ एक चाय पीने की विधि होती है जिसे कि हम लोग जापान में चा नोयू कहते हैं। वह एक 6 मंजिल इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, मतलब जहाँ उसको टी सेरेमनी में ले गया था वह 6 मंजिला इमारत था। और छत पर जो था दफ्ती की दीवारों वाली और तातमी चटाई की ज़मीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन, बाहर एक बेढाप मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए, जो उसमें पानी भरा हुआ था मिट्टी के बर्तन में, उसमें हाथ पांव धोया, तौलिए से पोछे और अंदर गए। तौलिया से हाथ पांव पोछ के अंदर गया। अंदर चाजीन बिछा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, अंदर चाजीन बैठा था। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। दो जो आइए तशरीफ़ लाइए, मतलब आइए, उनका स्वागत करता है, कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई। अंगीठी सुलगाई, मतलब चूल्हा जलाया, उसको बैठा के उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किया। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की, उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खतबदाना भी सुनाई दे रहा था।
मतलब जब वो जो इतना अच्छे तरीके से सब कुछ कर रहा था, लगता था कि पूरा एकदम आदर सत्कार के साथ सब कुछ कर रहा था। और वहाँ का वातावरण जो था इतना शांत था कि चाय का जो पानी उबल रहा था वो भी सुनाई दे रहा था। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। चाय जब बन गया तो वो चाय को कप में डाला, मतलब प्याले में डाला, इस विधि में। और वहाँ जो थे 3 मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। इस विधि में जो चाय पीने की विधि थी चानोयू, उसमें मुख्य बात थी शांति। इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। ज़्यादा आदमी रहेगा तो शांति नहीं होगी, बात होगी, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमी को प्रवेश उस में नहीं दिया जाता था। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। प्याले में जो था मात्र 2 घूंट चाय था। हम ओठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। एक एक बूंद चाय पी रहा था। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। यह जो चाय पीने का सिलसिला है, मतलब क्रम जो है, वो 1.5 घंटे तक चला, मात्र 2 घूंट चाय पीने का। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। पहले 10-15 मिनट इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे लेखक को। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। दिमाग का जो रफ्तार था, दिमाग धीरे धीरे कम पड़ने लगा। थोड़ी देर में उसका रफ्तार बिल्कुल भी बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि अनंत काल, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होगा, उसमें वो जी रहा है। यहाँ तक कि सन्नाटा जो था, शांति, वो भी उसे सुनाई देने लगा। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम जो हैं अक्सर क्या होता है, पुराने दिनों को याद करते हैं, उसकी खट्टी मीठी यादों में खोए रहते हैं, या जो भविष्य में क्या होने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा, उसके सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। हम कभी वर्तमान में रहते ही नहीं हैं। कभी हम पीछे की बातों को याद करते हैं, कभी ये याद करते हैं कि आगे क्या होगा। असल में दोनों काल मिथ्या है। असल में जो है दोनों काल, भूतकाल और भविष्य काल, दोनों झूठ है। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। मतलब कि एक जो चला गया भूतकाल और दूसरा अभी आया नहीं है, मतलब ये तो झूठ ही है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। जो हमारे सामने अभी जो हम जी रहे हैं वही सच है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। मतलब उस दिन जो है चाय पीते पीते ये क्या हुआ, भूत और भविष्य दोनों को भूल गए और सिर्फ जो उनका प्रेजेंट था, वर्तमान, वो उनको दिख रहा था, जो कि बहुत अनंत था, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होता। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। किसे जीना कहते हैं उस दिन उनको पता चला। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। मतलब जापानियों को जो है यही परंपरा, जैन परंपरा जो है, मतलब ध्यान लगाने की कला, ये उनको बहुत बड़ी देन मिली है। तो इस अध्याय में ध्यान की स्थिति से, ध्यान लगाने से जापानियों को क्या देन मिला है, मतलब उन्हें जीना किसे कहते हैं ये मालूम चलता है। ये उन्हें सबसे बड़ा देन मिला है जैन से। तो इस तरह लेखक ने बताया है कि हमें ध्यान लगाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो इस अध्याय में लेखक ने 2 लेख लिखे थे। गिन्नी का सोना, जिसमें लेखक ने समझाया है कि हमें अपने आदर्शों का मूल्य समझना चाहिए, और दूसरा है झेन की देन, ध्यान लगाने की विधि, जो कि जापानियों को मिली है। आशा है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।